नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय दी आंसर पे मैं स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे हिसार ज़िले से संबंधित कुछ ऐसे अहम तथ्य जो आज तक हमने कम पढ़े हैं या बिल्कुल भी नहीं पढ़े। ये क्लास देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, ये चीज़ें तो हमारी जीके में रहती थी, छूटती थी, आज हमने इनको भी कवर कर लिया। जैसा मैंने एक पीछे दादरी जिला भी करवाया था, और जिसने नहीं देखा स्क्रीन के लास्ट में वो ज़रूर देख लेना। और इस ज़िले के अंदर क्या क्या तथ्य जो इम्पोर्टेंट है, जो हम कई बार क्या करते हैं कि उन चीज़ों को नहीं पढ़ पाते या छोड़ देते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं होते, वो चीज़ें मैं आपको करवाऊंगा आज बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले जानकारी के लिए बता दूं कि ये हिसार ज़िला है दोस्तों, जैसा आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, हिसार डिस्ट्रिक्ट, और ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई एक वेबसाइट से डाटा लिया गया है। सबसे पहले हम चलते हैं इसमें पर्यटन के बारे में, क्या क्या चीज़ें जो इम्पोर्टेंट रहेगी अपने एग्जाम की दृष्टि से। सबसे पहले लघु सचिवालय। तो दोस्तों ये जो आपके सामने दिख रहा है लघु सचिवालय, ये लघु सचिवालय है। इसकी मैं बात कर लूँ तो ये अपने हिसार राजगढ़ मार्ग पे है, और ये 4 मंजिला लघु सचिवालय भवन का निर्माण है वो 1978 में करवाया गया था। यानी एग्जाम में आए लघु सचिवालय कहाँ है, तो लघु सचिवालय हिसार जिले में है। और इसका निर्माण कब हुआ था? 1978 में इसका निर्माण हुआ था। और अगले वर्ष इसमें बात करें तो उपायुक्त यानी जो अपने डीसी होता है या पुलिस अधीक्षक होते हैं या अन्य उपायुक्त होते हैं वो यहीं पर बैठते हैं। अगले साल से ये चीज़ें शुरू कर दी थी। उसके बाद में अगला इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र। तो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र यह भी कहाँ है दोस्तों, यह भी हम बात कर ले तो हिसार जिले में है। इसकी स्थापना 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। कई कहेंगे कि जी ये योजना, अपने बात करें योजना पूछ ली इन्होंने, किस योजना में, कैसे याद करें? तो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र की 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसका निर्माण करवाया गया था दोस्तों। अगले पे चलते हैं, आगे देखिए भैंस अनुसंधान केंद्र। तो ये दोस्तों आप जैसे कई जगह ना इसे 1986 भी पढ़ते होंगे और 1985 भी पढ़ते होंगे, आज डाउट क्लियर हो जाएगा। इसका निर्माण है 1 फरवरी 1985 को हुआ था। यानी केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है, इसका निर्माण की मैं बात कर लूँ तो इसका निर्माण 1 फरवरी 1985 को हिसार जिले में करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, इसमें बात करें हमें तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि भैंस के सुधार के लिए जीव कोशिका संरक्षण और संतुलित आहार, चारा के क्षेत्र में विकास आदि के लिए इसका करवाया गया इसका निर्माण, जो कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अगला है जी उत्तरी प्रादेशिक फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं जांच संस्थान। कल को ये भी एग्जाम में आ जाए तो ये भी कहाँ रहेगा? हिसार जिले में रहेगा। इसकी शुरुआत है वो बात करें 1963 में की गई थी। यानी अगर बात करें उत्तरी प्रादेशिक फार्म मशीनरी, यानी अपने बात करें और जो उत्तरी भारत है इसमें एकमात्र ये फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और जांच संस्थान, तो इसका जो निर्माण है वो 1963 में करवाया गया था दोस्तों। आगे चलते हैं, उसके बाद अन्य तथ्यों पे। हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, तो ये जो है कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। इसका निर्माण 26 फरवरी 1986 को हुआ था। यानी हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ है? हिसार चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में है। निर्माण कब हुआ? 26 फरवरी 1986 को। यानी भैंस अनुसंधान केंद्र का निर्माण कब हुआ था? तो 85 में। उसके बाद में हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कब बना? 86 में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए ईमानदारी से किस किसने पढ़ा था? इंडो ऑस्ट्रेलियन लाइव स्टॉक फार्म। तो जो इंडो ऑस्ट्रेलियन लाइव स्टॉक फार्म है ये भी हिसार में है। इसकी स्थापना 1974-75 में ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा सहयोग से की गई थी। किसके सहयोग से? ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से 1974-75 में इसकी शुरुआत
की गई थी। ये 500 एकड़ भूमि पे फैला हुआ है दोस्तों, 500 एकड़ भूमि थोड़ी नहीं होती, तो याद रहे। अगला क्वेश्चन है इंडो ऑस्ट्रेलियन भेड़ प्रजनन केंद्र। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन भेड़ प्रजनन केंद्र है, इसकी स्थापना 1969-70 में की गई थी। 1969-70 में इसकी स्थापना ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा की गई थी। ये 2000 हेक्टेयर भूमि पे फैला हुआ है। ठीक है, तो ये तथ्य हैं, आप इनकी डेट जरूर याद कर लेना, चाहे हेक्टेयर या भूमि आपको याद न हो। आगे चलते हैं अगले तथ्य पे। देखिए, विज्ञान प्रौद्योगिकी कृषि एवं चिकित्सा शिक्षा, तो ये भी कहाँ रहेगा, ये भी बात करें हमें हिसार जिले में रहेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय रहेगा, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। इसकी बात करें तो स्थापना 2 फरवरी 1970। 1970 सबको पता है, लेकिन 2 फरवरी भी याद होना चाहिए। 2270 में इसकी स्थापना की गई थी। ये 4500 एकड़ भूमि पे फैला हुआ है दोस्तों। कितनी एकड़ भूमि पे? 4500 एकड़ भूमि पे फैला हुआ है। चौधरी चरण सिंह HAU, इसकी स्थापना हुई थी ना, तब इसका नाम क्या था? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी था। उसके बाद में 1991 में, कब की बात कर रहा हूँ मैं, 1991 में इसका नाम चेंज करके चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कर दिया गया, जो भारत के 5वें प्रधानमंत्री के नाम पे रखा गया था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। आगे चलते हैं अन्य तथ्यों पे। और दोस्तों, जो भी नया है ना इस चैनल पर है, तो मैं इसी तरह से ऑफिशियली डाटा करवाता हूँ। आप अन्य वीडियो भी देखना, और अच्छी लगे ना आपको, चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। और जितने भी देखने वाले व्यूवर हैं सभी को बता दूं, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में लगभग सभी चैनलों ने वीडियो बनाई है और बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है। एक NDTV एक न्यूज़ चैनल है, उसमें भी अभी ये काम जोरों पे शुरू हो चुका है। तो अभी सारे न्यूज़ चैनल भी डिले होने शुरू हो जाएंगे, टेंशन ना लो, सबकी सुनाई होगी। उसके बाद में देखिए, यहाँ पर गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो गुरु जम्बेश्वर एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना हिसार में कब की गई थी दोस्तों? इसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1995 में, यानी अगर बात करें 20-10-95, याद हो जाएगा, 20-10-95 में गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है ये वाला। उसके बाद में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, तो ये भी हिसार जिले में है। हिसार जिले में 3 यूनिवर्सिटी हो गई। इसकी स्थापना हम 2010 तो पढ़ रहे हैं, 1 दिसंबर याद कर लेना दोस्तों, 1 दिसंबर 2010 को, क्योंकि आने वाला टाइम है ना, आपको पता है कि ये घिसे पिटे प्रश्न है, इनकी आने वाले टाइम में दिनांक तक पूछी जा सकती है, तो अपने को तैयार रहना है। इनकी दिनांक वगैरह भी अपने को याद रखनी है। इसकी स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ये भी तथ्य, ये 300 एकड़ भूमि पे फैला हुआ है दोस्तों। ओके है, आगे चलते हैं अन्य तथ्यों पे। देखिए, उद्योग एवं नगर विकास, तो हिसार उद्योग और नगर विकास के लिए प्राचीन समय से भी जाना जाता था। जब मैं बात कर लूँ आज़ादी के समय की 1947 से पहले की, तो केवल यहाँ पे बिनोला फैक्ट्री थी, यानी 1947 से पहले एग्जाम में हिसार बिनोला फैक्ट्री के बारे में, तो ये 1947 से भी पहले थी। उसके बाद में यहाँ पर 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा प्रांत बनने के बाद यहाँ पे बात करें, टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई, जिंदल उद्योग की स्थापना हुई। और जिंदल उद्योग की स्थापना दोस्तों 1960 में होती है हिसार के अंदर। और यहाँ पे सबसे अधिक बात करें सरिया, बाल्टी, और बात करें आयरन यानी लोहे के बारे में, जो भी पूछे आपसे कि उनके उद्योग वगैरह कहाँ हैं, तो यहीं पे है। और राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट खेदड़ में है दोस्तों, आपको पता ही है, ये 2007 में पहली इकाई और दूसरी इकाई 2010 में राजीव गांधी पावर प्लांट खेदड़ में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इतनी चीज़ यहाँ तक आपको मेंशन करनी है। उसके बाद में अन्य तथ्यों पे चलते हैं। अन्य आगे जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उन पे भी हम नज़रें डाल लेते हैं। जैसे देखिए, आपके सामने आ गया
हिसार के इतिहास के बारे में। तो हिसार के इतिहास है वो क्या कहता है, इसके बारे में हमें पढ़ते हैं। जैसे फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में हिसार नगर की स्थापना की थी। सभी को पता है 1354 में हिसार की स्थापना हुई। उन्होंने इस नए नगर हिसार ए फिरोजा के नाम से बसाया था। किस नाम से? हिसार ए फिरोजा। बाद में धीरे धीरे करता हुआ ए फिरोजा हटा दिया था अकबर ने, केवल हिसार बचा था। तो ये भी आ जाए ना कि किसने ए फिरोजा हिसार से ए फिरोजा हटाया था, तो ये अकबर ने हटाया था। दोस्तों हिसार फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का, जिसका अर्थ होता है किला या घेरा। कहते हैं ना घेराबंदी कर दी, तो यहाँ पे ना फिरोज शाह तुगलक ने घेराबंदी की थी, यानी एक किला बना दिया था। अब तो समझ में आया ना किला क्या होता है। उसके बाद में मैं आगे बात करूं तो इसमें जैसे देखिए हिसार ए फिरोजा नाम पड़ा, यानी फिरोज का हिसार। ए का मतलब क्या होता है फारसी में? का होता है, यानी फिरोज का हिसार, है ना। कह देते हैं ना भी मोदी का भारत, ठीक है। तो उसी तरह क्या था, अपने बात करें फिरोज का हिसार था ये पहले। उसके बाद में ये जो पड़ता है NH 9 पे है और दिल्ली से 164 किलोमीटर दूरी पे है। कई बार है ना दिल्ली से दूरी भी पूछ ली जाती है दोस्तों। 1-2 बार एग्जाम में रेवाड़ी की आई थी, पता नहीं कहाँ की आई थी, 2-3 बार दूरी भी आ चुकी है एग्जाम में। उसके बाद में हिसार जिले में अगरवा, राखीगढ़ी, और देखिए सबसे बड़ा डाउट जो बात करें पलवल, मेवात, पंचकूला, पानीपत के उस साइड के रहने वाले हैं, उनको बता दूं कि बनावली, कुनाल, बिडाना, अब फतेहबाद में स्पेशल ब्रैकेट में ऑफिशियली वेबसाइट पे ये चीज़ मेंशन की गई है। क्योंकि हम तो इस साइड के, हमें तो पता है, लेकिन दूसरी साइड के उनके कई बार कमेंट आते हैं कि जी बनावली, कुनाल और ये जो बिडाना है ये हिसार में है, हमारी बुक में, आपकी बुक में हिसार में है, लेकिन बात करें ये वर्तमान में जो मैप में है वो फतेहाबाद ज़िले में है, ठीक है। तो ये भी डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए किसी प्रकार का। अब आगे चलते हैं अन्य तथ्यों पे। अब देखिए मैं इनके बारे में कुछ और तथ्य यहाँ पे आपके सामने जो लिखे हुए हैं, इतने ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बेसिक जानकारी के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। यहाँ बारिश के बारे में बताऊँ मैं तो हिसार के अंदर अगर बात करें तो सिरसा के बाद में सबसे कम बारिश होती है। सबसे अधिक बारिश अम्बाड़ा, पंचकूला में और अम्बाड़ा यमुनानगर में होती है। उसके बाद सबसे कम सिरसा और हिसार में होती है। और सबसे अगर बात करें गर्मी की और ठंड की तो वो हिसार ज़िला ही है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में कुछ अन्य तथ्यों पे चलते हैं। यहाँ लीजिए आपके सामने, यहाँ इनकी जनसंख्या 2011 के आंकड़ों की बात कर लें हिसार की, तो हिसार का जो क्षेत्रफल है वो 3983 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पे 4 उपमंडल हैं दोस्तों, और यहाँ 6 तहसील हैं और 3 उप तहसील हैं। यहाँ पर 9 ब्लॉक हैं और ग्राम पंचायत की संख्या 2011 के अनुसार बता रहा हूँ मैं, ये 308 है। और अगर बात करें नगर पालिकाओं की संख्या 4 है। नगर निगम 1 खुद हो ही जाएगा, हिसार नगर निगम 1 है। और इनकी जनसंख्या अगर टोटल बात करें हम आंकड़ों के अनुसार 2011 के अनुसार, तो टोटल रहेगी यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है 17,43,931, ठीक है दोस्तों। गांव की संख्या 276 है, 276 है। उसके बाद में यहाँ आते हैं हम, अपने लिए इंपॉर्टेंट गुजरी महल आ चुका है। जी हमने तो पढ़ रखा है, अब दोबारा क्यों पढ़ा रहे हो भाई, तथ्य नए निकल के आएंगे कुछ न कुछ। देखिए अगर मैं बात करूं अपने गुजरी महल की, तो ये बस स्टैंड के सामने स्थित है, इतनी बात तो क्लियर है। अच्छा, उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका गुजरी के लिए बनाया था, जो कि हिसार की रहने वाली थी। गुजरी कहाँ की रहने वाली थी? हिसार की। महल की बनावट है वो सुल्तान ने गुजरी के ऐशो आराम के खास ख्याल रखने के लिए की थी, यानी गुजरी के लिए ऐशो आराम के लिए ये महल बनाया था। गुजरी महल में चौड़ी मोटी दीवार, और बात करें यहाँ पर जो भवन की, ये जो गुजरी महल है इसकी जो बात करें तुगलक भवन निर्माण शैली को अपनाया गया है। किसको? तुगलक भवन शैली निर्माण को अपनाया गया है। उसके बाद में आते हैं लाट की मस्जिद। तो दोस्तों लाट की मस्जिद है, यह भी एक ऐतिहासिक धरोहर है, जो कि बात करें फिरोज शाह तुगलक की एक मस्जिद के कहलाई जाती है। फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था, जिसे लाट की मस्जिद के नाम से जाना जाता है।
और यह जो है तुगलक भवन निर्माण शैली का एक अद्भुत नमूना है दोस्तों। और मस्जिद भवन के साथ साथ एक एल आकार का तालाब भी है। अब बताइए, एक क्वेश्चन आ गया ना कि एल आकार का तालाब अगर आ जाए कि लाट की मस्जिद में किस तरह का तालाब है, के पास किस तरह का तालाब है, तो एल आकार का एक तालाब है इस तरह का दोस्तों। और इसमें बात करें लाट का स्तंभ भी है जो एक मतलब अपने आप में अनूठा नमूना रहेगा। लाट वास्तव में ही अशोक की लाट बताई जाती है। किसकी लाट बताई जाती है? अशोक की लाट बताई जाती है। और ये धरती में दबाई हुई सी प्रतीत होती है, इसीलिए कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक इसे भी कहीं ना कहीं से उखाड़ के लेके आया था। फिरोज शाह तुगलक का तो काम था कहीं ना कहीं से कोई चीज़ उखाड़ के, जैसे टोपरा का विलेख उखाड़ के दिल्ली में ले गया था, उसी तरह से ये भी कहीं ना कहीं से उठा के ही लेके आया होगा, कहा जाता है ऐसा। उसके बाद में प्राचीन गुबंद, जो प्राचीन गुबंद है आयरलैंड, ये इंग्लिश में ट्रांजैक्शन हुआ, हिंदी में तब गड़बड़ हुई है कि आयरलैंड निवासी जॉर्ज थॉमस ने बात करें सिरसा और रोहतक के क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित किया। एग्जाम में आए कि आयरलैंड के निवासी जॉर्ज थॉमस, एक बात तो क्लियर कि जॉर्ज थॉमस कहाँ का था? आयरलैंड का। इसने कहाँ कहाँ पर अपना अधिकार स्थापित किया था? तो इसने हिसार और रोहतक, ये ऑफिशियली डाटा है, ओरिजिनल डाटा है, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो याद रहे जॉर्ज थॉमस ने सिरसा और रोहतक पर क्या किया था? अपना शासन किया था। और जहाज कोठी का निर्माण 1796 में करवाया गया था। याद रहे 1798 में उन्होंने जींद पे बात करें आक्रमण किया था और 97 में ये बनाता है जहाज कोठी, ठीक है। यानी पहले जहाज बनाई कहाँ पे? हिसार में, और फिर जींद पे क्या कर दिया? अटैक कर दिया अगले साल। और 1803 में इनकी मृत्यु भी हो जाती है, आपको ध्यान भी होगा। उसके बाद में 1802 में इनकी मृत्यु होती है। उसके बाद में हम और इन तथ्यों पे बात करें अपने, जैसे ये स्मारक जहाज कोठी के नाम से जाना जाता है, लेकिन समय गुजरता गया और जहाज कोठी को जॉर्ज कोठी के नाम से जाना गया था, और समय बीतते बीतते से जहाज कोठी के नाम से जानने लग गए, ठीक है। तो ये तथ्य है, इसे जॉर्ज कोठी से ही जहाज कोठी कहने लग गए धीरे धीरे दोस्तों, ठीक है। तो आगे चलते हैं अन्य तथ्यों पे। ये लीजिए आपके सामने तुगलक काल का मकबरा, ठीक है। तो तुगलक काल का मकबरा है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में ही एक स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद करना है कि कल को आ जाए तुगलक काल का मकबरा कहाँ है, तो ये गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के अंदर है। इसके अंदर आप पढ़ सकते हो डिटेल से, बहुत सारी डिटेल दी हुई है, लेकिन काम की चीज़ आपके लिए इतनी ही रहेगी इसमें। आगे पेज पे चलते हैं। अगला पेज है श्री दिगंबर जैन मंदिर। तो श्री दिगंबर जैन मंदिर नागौरी गेट में, या नागौरी गेट कहाँ है? नागौरी गेट है हिसार में। जैसे मोरी गेट, नागौरी गेट, दिल्ली गेट, तलाकी गेट, ये गेट 4 बनाए थे ना फिरोज शाह तुगलक ने, उन्हीं में नागौरी गेट बस स्टैंड से जाते हैं, आगे जाते एक मोड़ आता है 200-300 मीटर चलती, वहीं पे दिगंबर जैन मंदिर है दोस्तों। और इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण 1820 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1820 में इसका निर्माण हुआ था। दिगंबर जैन में अनेक जैन की मूर्तियां भी रखी गई है, तो मूर्तियां तो रखेंगे। और इसकी खास बात यह है कि इसके निर्माण में किसी व्यक्ति विशेष का नाम उल्लेख न करके पंचायत का नाम दिया गया है, ठीक है। किसका नाम दिया गया है? व्यक्ति विशेष की जगह पंचायत का नाम दिया गया कि पंचायत ने इस मंदिर को बनाया है, जो जैन मंदिर है दोस्तों। उसके बाद में हांसी एक बात करें ऐतिहासिक शहर रहेगा, जो कि अपने बात करें NH9 पे पड़ता है। जब हम हिसार से अपने मैम की तरफ यानी रोहतक की तरफ जाते हैं, तब बीच में रास्ते में आता है। यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ कुषाण काल से लेकर राजपूत काल तक हांसी में रहने वालों का एक जीवन स्तर था, वो संपन्न था यहाँ पर। यानी किस के? कुषाण से लेकर राजपूत काल तक यहाँ पे लोग रहते थे। और एक यहाँ पे बात करें आपिया, और आपिया यहाँ जी आपदा नदी बोल सकते हैं, आपदा नदी और दृष्टवती नदी के संगम पर ये बसा हुआ है। यानी हांसी शहर किस नदी के किनारे संगम पे बसा हुआ था? तो आपदा नदी और दृष्टवती नदी के संगम पर ये बसा हुआ शहर था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुषाण काल में अगर बात करें हम
मध्यम एशिया के देशों तक यहाँ व्यापार होता था, यानी कुषाण काल के समय मध्यम एशिया तक व्यापार होता था यहाँ पर। और यहाँ पे बात कर लूँ मैं तो सूफी संतों का पवित्र शहर बन जाने के कारण इसे हासी शरीफ भी कहा जाता था। हासी का एक प्राचीन से प्राचीन नाम है ना, हासी शरीफ भी था दोस्तों। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हासी में सर्वश्रेष्ठ तलवारें बनाई जाती थी। HSSC में एक बार ये क्वेश्चन आया था ना दोस्तों, HSSC ने पूछा था तलवार जो हासी का दुर्ग है वो किसके लिए जाना जाता है, तलवार के लिए। और ये तलवार वाला अभी ऐड नहीं किया इन्होंने, ये पहले से ही ऐड था। हमने क्या किया, हमने कभी ऑफिशियल डाटा पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी मैं कई दिनों से आपको बता दूं ऑफिशियल डाटा आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो ये तलवारों के लिए जाना जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और हासी का नाम बात करें, असिका था, यहाँ देखिए असिका था, उसके बाद में फिर हासी नाम है दे दिया गया। तो ये हासी के बारे में है। और हासी में बात करें एक मस्जिद भी है और दरगाह चार कुतुब भी यहाँ का पर्यटन स्थलों के लिए आकर्षक का केंद्र रहेगा। अब मैं आपको यहाँ पे चार कुतुब जो बात करें दरगाह है उस पे ले चलता हूँ डायरेक्ट। कमेंट करके बताओगे कि हासी के किले का निर्माण किसने करवाया था। आपके लिए क्वेश्चन एक छोड़ के जाता हूँ। आगे देखिए अगला पृथ्वीराज चौहान का दुर्ग। अब पृथ्वीराज चौहान का दुर्ग तो एक गोहाना में है, एक पृथ्वीराज चौहान का दुर्ग है। वो बात करें हम तोसाम में भी है, तो वो पृथ्वीराज चौहान की कचेरी तोसाम में और गोहाना का किला बोलते हैं, वो भी पृथ्वीराज चौहान का है। यहाँ पे देखिए पृथ्वीराज चौहान का दुर्ग, तो यह दरवाज़ा हासी का ही नहीं बल्कि हरियाणा की शान है, एक बात तो ये। और इसकी बात करें ये हासी में स्थित है भाई पृथ्वीराज चौहान का दुर्ग, एक तोसाम में भी है एक गोहाना में भी है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बात कर ले तो यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक अन्य शिलालेख जिसमें सुल्तान अलाउद्दीन क्या नाम है अलाउद्दीन खिलजी को बड़सी दरवाजे का निर्माता कहा जाता है। बड़सी दरवाज़ा कहाँ रहेगा, यहीं पे इसके पास में बड़सी दरवाज़ा है, एग्जाम में आए बड़सी दरवाज़ा है हिसार जिले में, ठीक है, कहाँ पे हासी में। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी को जाता है, किसको जाता है अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण 1303 में किया था दोस्तों। कब किया था 1303 में इसका निर्माण किया था। उसके बाद में आगे चलते हैं, हम बात कर लेते हैं अभी अगले तथ्य पे कि दरगाह चार कुतुब दरगाह ये हासी शहर में स्थित रहेगी दोस्तों। और ये स्मारक है चार कुतुब दरगाह का के नाम से जाना जाता है। इसमें चार जो बात करें अपने संत थे उनके नाम हैं जमालुद्दीन, एक का नाम क्या है दोस्तों जमालुद्दीन, इसको मैं आपको क्लियर सर्कल में करके करवा देता हूँ, ये लीजिए। एक का नाम क्या है दोस्तों जमालुद्दीन, दूसरे का नाम है बुरहानुद्दीन, क्या नाम रहेगा बुरहानुद्दीन, तो बुरहानुद्दीन। और तीसरे का नाम है कुतुबुद्दीन और मुनवर, और लास्ट का नाम रहेगा अपने रुकुनुद्दीन। देखो इसमें नू है सभी में, है ना, लगभग बहारुनुद्दीन दीन तो सब में है, दीन तो चलो आ जाएगा, आप कोई दिक्कत नहीं। एक तो याद कर लेना जमाल है दोस्तों, एक का नाम क्या आता है जमाल, एक का नाम है बरहा, एक का नाम है कुतुब, एक का नाम है रुकनू, ठीक है, तो ये याद कर लेना सभी के सभी। और इसके बारे में अन्य तथ्य क्या बनते हैं उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसा देखो ऐसा कहा जाता है कि यह दरगाह उसी स्थान पर है जहाँ पर बाबा फरीद ध्यान और प्रार्थना किया करते थे। ये दरगाह ऐसा कहा जाता है कि बाबा फरीद भी यहाँ पे ना अपना ध्यान किया करते थे, यहाँ पे तपस्या वगैरह किया करते थे। तो ये तथ्य हैं, इन्हीं चार संतों के नाम पे दरगाह चार कुतुब नाम कहलाया। आगे चलते हैं उसके बाद में अन्य तथ्यों पे। उसके बाद में देखिए राखी गढ़ी दो शब्दों का योग है, राखी प्लस गढ़ी। राखी गढ़ी दृष्टवती का अन्य नाम है। राखी क्या है, राखी और गढ़ी है ना, देखो ये दो शब्द हैं और राखी शब्द है उसका ये है दृष्टवती का ही अन्य नाम है। और अगर बात करें इसी नदी के किनारे राखी गढ़ी शहर बसा हुआ था। यह धोलावीरा कच्छ गुजरात के बाद राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता का एक विशालतम स्थल है। देखिए मैंने आपको एक दो बार पहले भी बताया है
कि राखी गढ़ी भारत का सबसे बड़ा स्थल नहीं है, इससे पहले बड़ा धोलावीरा है। और यहाँ पे ऑफिशियल डाटा यहाँ भी मिल गया कि धोलावीरा कच्छ गुजरात के बाद ये राखी गढ़ी है भारत का एक विशालतम स्थल है के बाद। ठीक है, इस शब्द को समझना, पहले राखी गढ़ी ही बड़ा था दोस्तों। ऑप्शन में ना मिले तो आप राखी गढ़ी कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ से देखिए बहुत सारी चीज़ें मिली है, रसोई, स्नानागार, सड़कें, अनाज रखने के बर्तन, पानी निकासी व्यवस्था और नगर की नाकाबंदी, ये सब चीज़ें यहाँ से देखने को मिली है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राखी गढ़ी जो पुरातात्विक महत्व देखते हुए इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर दिया गया है, यानी विश्व धरोहर में इसे शामिल कर लिया गया है। ये 2012 में लगभग से इसे शामिल किया गया था। राखी गढ़ी को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है 2012 में। तो ये राखी गढ़ी से संबंधित कुछ तथ्य आए, बाकी खोज वगैरह आपको सारा कुछ करवाया हुआ है। यहाँ तो वो तथ्य निकाल के लेके आ रहे हैं जो कि कुछ न कुछ जीके में कहीं ना कहीं कमी हर बुक में, हर यूट्यूब पे मिलेगी, लेकिन हम इनको दूर करने की कोशिश करेंगे। आप अपना साथ दोगे, क्योंकि साथ का मतलब क्या होता है कि सपोर्ट्स करोगे, सपोर्ट दोगे पूरी की पूरी। जैसे मान लो कि अभी आप में से 100 ने देखा, 100 में से क्या है कि लाइक आए 10-12, तो भाई ये चीज़ बात नहीं बनती। 100 में से कम 70-80 ऐसे हैं जो सीरियसली पढ़ते हैं। क्लिक तो सारे कर लेते हैं, भी देख लेते हैं क्या खास बात है, लेकिन भाई अगर आपको डाटा असली लगे ना तो आप भी लाइक करके थोड़ा सा मोटिवेशन मेरे को भी दिया करो कि हाँ आप बढ़िया काम कर रहे हो, हम आपके साथ हैं। तो ये चीज़ें होती है। उसके बाद में अगरवा दे, तो ये भी बात करें NH9 पे स्थित रहेगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगरवा के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। या ईंटों से निर्माण भवन कुषाण काल और गुप्त काल के इतिहास काल की जानकारी देता है। यानी अगरवा धाम है वो किन किन के बारे में जानकारी देता है, तो वो कुषाण काल और गुप्त काल के बारे में हमें जानकारी उपलब्ध करवाता है। उसके बाद में आगे अन्य तथ्यों पे चलते हैं। आगे देखिए आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने, नया प्रश्न कि सीकर दुर्ग अगरुआ, सीकर दुर्ग कहाँ है? अगरुआ में। सन 1777 में, कब की बात है? 1777, 1777 बोले तो महाराज पटियाला के दीवान नानूमल ने अगरुआ धाम के दाम पर एक नगर की रखवाली और सुरक्षा के लिए यहाँ पे एक दुर्ग बनाया था। किसने बनाया था? याद कर लेना, दीवान नानूमल ने, जो पटियाला का महाराजा था, उसने 1777 में सीकर दुर्ग बनाया जो कि अगरुआ में स्थित है। क्लास कैसी लगी? फुल शेयर, फुल लाइक और करना दोस्तों, दबा के साथ दिया करो। मैं भी आपके लिए सुबह सुबह वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, 2-2.5 घंटे लग जाते हैं सिर्फ आपके लिए, क्योंकि मैं ये सोचने लग जाऊँ ना वीडियो बना के, हो सकता है मैं रिकॉर्ड कर के छोड़ लूँ, जब एग्ज़ाम आएगा तब अपलोड करूँगा, मेरे तो 2 गुना 3 गुना सब्सक्राइब आएंगे, अच्छी कमाई आएगी। अभी तो 100 रुपये भी नहीं आ रहे एक वीडियो के। तो भाई आप इसको शेयर कर आप साथ दो थोड़ा। मतलब क्या है कि अगर साथ दोगे तो और ज़्यादा मैं थोड़ा मोटिवेट होकर दिन में 2-2 वीडियो देने लग जाऊँगा आपको। टेंशन ना लीजिए, सब कुछ ये आज का डाटा ऑफिशियली था, 1% भी इसमें कहीं ना कहीं कोई गलत तथ्य नहीं करवाया गया। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, राम राम, नमस्ते। पढ़ते रहिए,